हेलो दोस्तों, आपके लिए एक और खूबसूरत किताब लेकर हाजिर हूँ मैं, आपका दोस्त अमित कोहली। इस किताब का शीर्षक है इकिगाई। दोस्तों, हम जब भी जापान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में हिरोशिमा नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब अटैक, जापानी लोगों की ऑनेस्टी, उनकी शालीनता, उनका रहन सहन, जापानी टेक्नोलॉजी, ये सब बातें आती हैं। परंतु आपको पता है, दुनिया में जापान के लोग लंबी उम्र का रिकॉर्ड भी अपने नाम पर रखते हैं। जी हाँ, वहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा सालों तक जीते हैं, और वो भी पूरी तरह स्वस्थ रहकर। यही बात इस किताब के लेखकों हेक्टर ग्रासिया और फ्रांसिस मिरालेस ने सोची कि ऐसा क्या है कि जापान के लोग इतनी लंबी उम्र तक स्वस्थ रहकर जीते हैं। जब उन्होंने इस बात पर रिसर्च की तो उनके सामने बहुत से तथ्य उभर कर आए जो उन्होंने इस किताब में लिपिबद्ध किए हैं। और मैंने जब इस पुस्तक को पढ़ा तो मुझे भी कुछ ऐसी जानकारी मिली जो मैंने इससे पहले ना तो कभी सुनी थी और ना ही कभी पढ़ी थी। तो आज मैं इस पुस्तक की टॉप की लर्निंग्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस समरी के माध्यम से, जो कि इस पुस्तक का पूरा रस है। इन लर्निंग को जानने के लिए कृपया इस वीडियो को पूरा सुनें। सबसे पहली लर्निंग, सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि इकिगाई का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इकिगाई एक जापानी दर्शन है जिसका अर्थ होता है पर्पस ऑफ लाइफ, यानी कि आपके जीने की वजह, वो वजह जो आपको हर रोज सुबह बिस्तर से उठाए। दोस्तों, जापानी लोगों का इकिगाई दर्शन या फिलॉसफी में बहुत यकीन होता है। वह यह समझते हैं कि प्रत्येक इंसान का एक इकिगाई होता है, पर उसे खोजना इतना आसान नहीं होता। किसी किसी को तो पूरा जीवन ही लगा देना पड़ता है इसकी खोज में। परंतु इस पुस्तक में बताई गई टेक्निक द्वारा हम सब अपना अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं। आइए उस टेक्निक को जानते हैं। इसे 4 स्टेप में बताया गया है। स्टेप 1, व्हाट यू लव। यह प्रश्न शायद सबसे आसान है। सोचिए, वह कौन सा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपको एनर्जी देता है, जिसको करने में आपको मजा आता है और कभी भी उस काम से आप बोर नहीं होते। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे पेंटिंग, गार्डनिंग, टीचिंग, रीडिंग, ब्लॉगिंग। कोई भी ऐसा काम जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, यह आपके पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। स्टेप नंबर 2, अब आप सोचिए कि आप किस काम में अच्छे हो, अर्थात आप किस काम में एक्सपर्ट हो। आपके पास कौन सी ऐसी स्किल है जिसमें आप नेचुरली पहले से ही अच्छे हो। ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। ऐसी चीज जिसमें थोड़ी आपकी नेचुरल स्किल हो, परफेक्शन ना भी हो तो भी धीरे धीरे आ जाएगा। स्टेप नंबर 3, क्या आपको इस स्किल के लिए पैसे मिलेंगे। आपको कोई भी चीज करना पसंद हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इस चीज के लिए आपको पैसे दिए जाएं। हो सकता है आपको घर की सफाई करना बहुत पसंद हो, लेकिन इस चीज के लिए आपको कोई दूसरा पैसे क्यों देगा। तो आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसके लिए लोग आपको पैसे दे सकें। आइए अब स्टेप नंबर 4 जानते हैं। इस स्टेप में प्रश्न करिए कि दुनिया को किसी चीज की जरूरत है। आप यह देखिए कि जो आपको पसंद है, क्या उनमें से लोगों को किसी चीज की जरूरत है। दुनिया को इनमें से क्या चाहिए जिनसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। आप जानते हैं व्हाट इज पैशन। पैशन क्या चीज है। जो काम आपको पसंद है और जिसमें आप अच्छे भी हो, वही कहलाता है आपका पैशन। यह फर्स्ट और सेकंड स्टेप का कॉम्बिनेशन है। व्हाट इज प्रोफेशन। जिस काम में आप अच्छे हो, अगर उस काम का आपको पैसा भी मिले तो वह बन जाता है आपका प्रोफेशन। यह स्टेप 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है। व्हाट इज वोकेशन। जिस काम का आपको पैसा मिल सकता है, उस काम की अगर दुनिया को आवश्यकता है तो वह आपका वोकेशन बन जाता है, यानी कि आपका पेशा। यह 3 और 4 स्टेप का कॉम्बिनेशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिशन। मिशन किसे कहते हैं। संसार को जिस भी चीज की जरूरत है और आपको वही काम करना पसंद है,
तो वह आपका मिशन बन जाता है। अब अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा काम है जो आपको करना पसंद है, आप दूसरों की अपेक्षा उस काम में अच्छे भी हो और उस काम के लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं, आपके हिसाब से दुनिया में उस काम की लोगों को नीड भी है, तो ऐसे काम को जापानीज में कहा जाता है इकिगाई। यानी कि आपका पैशन प्लस प्रोफेशन प्लस वोकेशन प्लस मिशन इज इक्वल टू इकिगाई। अगर आपको एक हैप्पी और फुलफिल लाइफ जीना है तो आपको अपना इकिगाई ढूंढना ही पड़ेगा। जब आप अपनी लाइफ में अपना इकिगाई इन्वेंट कर लेंगे तभी आप एक खुशहाल लाइफ जी पाएंगे, वरना हमेशा लाइफ में एक अधूरापन रह जाएगा। इन सब के लिए आपको ईमानदारी से इन्हीं 4 स्टेप को फॉलो करना होगा। दोस्तों, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, पर आज तक कभी भी किसी किताब में मैंने इस तरह अपने जीवन का मकसद जानने की टेक्निक नहीं सीखी, ना ही शायद किसी किताब में बताई है, एक्सेप्ट श्री भगवद गीता और इकिगाई। इस टेक्निक को या अपना इकिगाई जानने के बाद अब हम जापानियों द्वारा जीने की कला में किस तरह महारत हासिल की जाती है यह जानते हैं। इसको मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया है। पहला पॉइंट, रिटायरमेंट। क्या आपको पता है कि जापान की भाषा में रिटायरमेंट के मतलब जैसा कोई शब्द नहीं होता है। जापान के लोग अपने काम से कभी भी रिटायर नहीं होते, वो पूरी लाइफ कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। वही अगर हम दूसरी तरफ दूसरे देशों की बात करें तो लोगों को जल्दी से रिटायरमेंट चाहिए, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने काम से प्यार नहीं करते हैं। जब आप कोई भी काम जबरदस्ती या सिर्फ पैसों के लिए करते हो, जिस कंपनी के लिए काम करते हो उसको भी आपसे ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती है। लंबी और खुशहाल लाइफ जीने के लिए आपके पास अपने काम को प्यार करने की वजह होनी चाहिए, तब आप रिटायरमेंट के बारे में कभी नहीं सोचोगे, क्योंकि आप अब जो काम कर रहे हो उसमें आपको आनंद और सेटिस्फैक्शन दोनों मिलते हैं। दूसरा पॉइंट, हारा हाचिबू या 80% भोजन। जापान के लोग कभी भी भरपेट खाना नहीं खाते हैं, वो हमेशा अपनी भूख का 80% ही भोजन करते हैं, जिसको वो लोग हारा हाचिबू कहते हैं। अब आप जब भी खाना खाएं, जैसे ही आपका पेट भरने वाला हो तो तुरंत खाना बंद कर दें। शायद स्टार्टिंग में आपको पता ना चले कि कब आपका पेट 80% भर गया है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको अभ्यास में लाएंगे आपको पता चल जाएगा। जापान के लोग इसको करने के लिए एक थाली में भोजन नहीं करते हैं, बल्कि काफी सारे छोटे छोटे बर्तन में भोजन करते हैं, ताकि उनको लगे उन्होंने बहुत खा लिया है, लेकिन असल में उन्होंने भोजन कम खाया होता है। इसलिए जब भी कोई विदेशी जापान जाता है तो लौटते समय वह अपना वजन थोड़ा बहुत कम जरूर पाता है। रिसेंट स्टडी से पता चला है कि जापानी लोग औसतन 1800 से 1900 तक कैलोरीज ही एक दिन में लेते हैं, जबकि इसकी अपेक्षा अमेरिकन औसतन 2200 से 3800 कैलोरीज एक दिन में लेते हैं। अगला पॉइंट, स्ट्रेस यानी कि तनाव, लंबी उम्र का दुश्मन। एक बार हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें 30 डॉक्टर्स को जॉब इंटरव्यू के लिए भेजा, जहां उनसे बहुत ज्यादा कठिन सवालों को करने के लिए दिया। बाद में जब उनके ब्लड सैंपल लिए गए और उनको चेक किया गया, तब पाया कि उनके शरीर में एंटीबॉडी ने तनाव के समय वैसे ही रिएक्ट किया जैसे कि वो बीमारी को पैदा करने वाले जीवों के खिलाफ करती हैं। परंतु इसमें एक प्रॉब्लम आती है, वो यह कि एंटीबॉडी हमें नुकसान देने वाले सूक्ष्म जीवों को तो मारती हैं, परंतु हमारे शरीर में उपस्थित अच्छे सेल्स को भी नष्ट कर देती हैं। पुराने समय में तनाव का जो एक रूप था वह सच्चा तनाव होता था, परंतु आजकल का तनाव हम कई छोटी छोटी बातों से परेशान होकर खुद ही पैदा करते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों से परेशान होना बंद करना होगा। परेशानियां तो सबके साथ ही रहती हैं, परंतु हमें उनका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। कई बार थोड़ा बहुत स्ट्रेस अच्छा होता है जिससे हम किसी काम को जल्दी खत्म कर पाते हैं। दोस्तों, अब हम अगला पॉइंट जानते हैं। इसमें
जापानीज बोलते हैं या लेखक ने हमें सजेस्ट किया है कि ज्यादा ना बैठें। ज्यादा देर तक बैठने से आप जल्दी बूढ़े होंगे। ज्यादा देर तक बैठने से शायद आपको शारीरिक तौर पर आराम मिले, लेकिन इससे आपकी सेल्स को नुकसान होगा। खाने का असंतुलन, हाइपरटेंशन और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको बस अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कुछ आदतें जोड़नी होंगी, जैसे कि रोज कम से कम 21 मिनट तक वॉक करनी होगी। लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल ना करें। सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो ताकि आप देर तक टीवी के सामने ना बैठे रहें। अपने जंक फूड, पैकेट वाले फूड को अच्छे खाने से बदल दें। एक अच्छी क्वालिटी की नींद लें। 7 या 9 घंटे की नींद लें, इससे ज्यादा ना सोएं। अपने बच्चों या अपने पालतू जानवर के साथ खेलें। शुरुआत में आप टाइमर भी लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि चलने का वक्त हो गया है। आप गूगल से या गूगल ऐप स्टोर से कुछ ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको रोज चलने का टास्क दे। अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं वो है काम में फोकस। जो भी आप काम करते हैं उसको करते वक्त फोकस होने की बहुत ज़रूरत है। फोकस होने से आपके काम में फ्लो आता है, जिससे आप वो काम बहुत ही आसान और बिना थके कर सकते हैं। काम में फोकस और फ्लो लाने के लिए आपको कुछ बातें सुझाई जा रही हैं जिनको आप मान सकते हैं। पहला, कठिन काम चुनें। हमेशा वो काम चुनें जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करनी होगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसको करने के लिए आपके दिमाग को हमेशा सोचना होगा ताकि आपका फोकस बना रहे। ध्यान रहे कोई ऐसा काम ना चुन लें जो आपकी एबिलिटी से बाहर हो और उसको करना आपके लिए इतना ज़्यादा कठिन हो कि कुछ दिनों बाद उसको करना बंद कर दें। और कोई ऐसा काम भी ना करने लग जाएं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो, जिसे करते वक्त आप बोर फील करें और उसको करना बंद कर। अगला पॉइंट है क्लियर ऑब्जेक्ट। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपके पास उसको करने का क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कब करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है। ये सब बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसको खत्म करने के लिए एक समय होना चाहिए, एक निश्चित समय जरूर देना चाहिए ताकि उसको आप समय पर खत्म कर सकें और उसको आगे के लिए टालें ना। सिर्फ एक काम ही करें, एक बार में एक ही काम पर फोकस रहें। हमें ऐसा लगता है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने से हम अपने समय को बचाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीटास्किंग, और ज्यादा काम कम समय में खत्म कर सकते हैं। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस इसके बिल्कुल उल्टे हैं। जो लोग एक समय में एक से ज्यादा काम करते हैं वो काम को लेट खत्म करते हैं। साथ ही उस काम को करते वक्त वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। आप खुद देखिए, आप कितनी बार खाना खाते वक्त अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते वक्त टीवी देखते हैं, एक काम सोचते वक्त किसी और काम के बारे में भी सोच रहे होते हैं। अगर आपको अपना फोकस बढ़ाना है और काम में फ्लो चाहिए तो आपको एक समय में सिर्फ एक ही काम करना या सोचना चाहिए। जैसे कि जब आप सुबह उठें तो 1 घंटे तक अपने फोन या लैपटॉप, टीवी की स्क्रीन को बिल्कुल ना देखें। सोने से 1 घंटा पहले अपने फोन की स्क्रीन ना देखें, इससे आपको नींद आने में मदद मिलेगी। काम करते वक्त फोन को स्विच ऑफ या डू नॉट डिस्टर्ब पर कर दें। हफ्ते में एक दिन टेक्निकल व्रत रखें जिससे अपना फोन का इस्तेमाल आप कम से कम कर सकें। 50 मिनट काम और 10 मिनट आराम करने की आदत डालें। बेकार के काम को ना कहना सीखिए। आप जानते हैं कि ये दुनिया में लंबी उम्र जीने वाले लोग खाते क्या हैं, वो किस तरह की हेल्थ डाइट पर रहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जापान में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। आदमियों के लिए 85 इयर्स और विमेन के लिए 87 इयर्स। तो आइए देखते हैं कि जापान के लोग ऐसा क्या खाते हैं जिससे तो इतने लंबे समय तक वो जी पाते हैं। क्या कम खाएं? जापान के ओकिनावा के लोग नमक और चीनी बहुत ही कम खाते हैं, पेट भर के खाना नहीं खाते हैं, भूख का
80% ही खाते हैं, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं जापान के लोग क्या क्या खाते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं। जापान के लोग रोजाना औसतन 18 अलग अलग तरह के फूड खाते हैं। फलों और सब्जियों की 5 सर्विंग हर रोज लेते हैं, जिसमें अलग अलग रंग की शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी, आलू, फलियां और सोयाबीन होती हैं। 30% कैलोरी जापान के लोगों की सिर्फ सब्जियों से ही आती है। गेहूं जापान के लोगों की नींव है और सफेद चावल रोज खाते हैं। मछली हफ्ते में 3 बार खाते हैं। नमक औसतन 7 ग्राम से लेकर 12 ग्राम ही खाते हैं। जापान के लोग बड़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट फूड्स भी खाते हैं, जिनको मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। जैसे कि टोफू, जो सोया दूध से बना हुआ एक तरह का पनीर है। मिसो, सोया को फर्मेंट करके बनाया जाता है। टूना एक मछली है। गाजर, करेला, सी कैलप, समुद्र का एक तरह का एल्गी होता है ये। पत्ता गोभी, नोरी, प्याज, सोया स्प्राउट्स, खीरा, सोयाबीन, शकरकंदी, शिमला मिर्च। दोस्तों, जापानीज लोग ग्रीन टी और जैस्मिन टी बहुत पीते हैं। इसके बहुत से फायदे हैं जो मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। पहले हम जैस्मिन चाय के फायदे जानते हैं। जैस्मिन चाय हार्ट अटैक को कम करती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, स्ट्रेस को कम करने में आपकी मदद करती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है। अब दोस्तों, मैं आपको ग्रीन टी के फायदे बताता हूँ, जिसके कारण जापान में ग्रीन टी को बहुतायत में उपयोग में लाया जाता है। ग्रीन टी खून में शुगर की मात्रा को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और फ्लू से भी बचाती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी बहुतायत में पाया जाता है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाती है, यूवी रेज से बचाती है। दोस्तों, ये सब फायदे मुझे पता लगे जब मैंने इकिगाई को कंप्लीटली पढ़ा। दोस्तों, ये समरी मैं आपके लिए प्रस्तुत किया है। अगर आपको ये पसंद आई है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इकिगाई के बेनिफिट्स सभी लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।